भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत। मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अजहर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। आपकी जिंदादिली, आपकी मोहब्बत और आपके जोश को सलाम। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। मैं जिस सूबे से आया हूं वहां आजकल आवाजों को दबाने का काम चल रहा है। मैं इस वक्त महाराष्ट्र में खड़ा हूं और मुझे खुशी है कि अपने बड़े भाई अशोक चौहान साहब की दावत और उल्लास पाटिल साहब की मेहनतें, आरिफ नसीम खान साहब की कोशिशें और पूरी जो कांग्रेस पार्टी है वो जिस तरह से जन संघर्ष यात्रा के जरिए इस मुल्क के खूबसूरत ताने बाने को बचाने की कोशिश कर रही है, उसमें थोड़ा सा भागीदारी जताते हुए मैं भी एक लंबा सा सफर तय करके यहां खड़ा हूं। कभी किसी शायर ने कहा कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। हम 4 अक्टूबर की शाम यहां खड़े हैं। 2 दिन पहले हमने गांधी जयंती मनाई है, महात्मा गांधी के नाम की जयंती मनाई है और महात्मा गांधी की जयंती का दिन लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का दिन भी होता है। वो लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने इस देश को जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। और भुसावल वालों, आपको जान के हैरत होगी कि उसी दिन 2 अक्टूबर की दोपहर दिल्ली की सरहद पर कुछ किसान अपना ट्रैक्टर, अपनी ट्रॉली और अपनी लाठियां लेकर के आए थे दिल्ली की बेशर्म हुकूमत से अपना हिस्सा मांगने के लिए। तो उनको तोहफे में मोदी की सरकार ने आंसू गैस के गोले और लाठियां दी हैं। उनके टपकते हुए खून आज भी दिल्ली की सरहदों पर दिखाई पड़ जाएंगे आप सारे लोगों को। एक ऐसे दौर में जब सब आवाजें दबाने की कोशिशें हैं, कलबुर्गी से लेकर पंसारे से लेकर के गौरी लंकेश से लेकर के महाराष्ट्र में तो इसका पूरा सिलसिला है। ऐसे वक्त में मैं आपके बीच खड़ा हूं। इधर जो दोस्त हैं जिन्हें इधर से नजर नहीं आ रहा, मैं गुजारिश करूंगा कि इधर थोड़ी सी जगह खाली कर दें। हाँ, और नजर आ रहा है मैं आप ही के लिए खड़ा हूं और मैं आपकी ही बात की तर्जुमानी करता रहूंगा। थोड़ा सा आप भी एडजस्ट करने की कोशिश करें। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं। मैं अशोक चौहान साहब को सुन रहा था और जो विश्वास मुझे उनकी बात में नजर आया, जो यकीन इस हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए जो जज्बा चाहिए, वो मुझे जो अशोक चौहान साहब में नजर आया है, मैं उस यकीन की बुनियाद पर 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। चाय वाले बाबू को थोड़ा सा इको बढ़ा दो, थोड़ा सा बेस बढ़ा दो, आवाज बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे विपक्षी पार्टी का माइक को बिल्कुल बोलने ही ना दे रहा हो। थोड़ा सा बेहतर कर दे वॉल्यूम इसका। पीछे लोग खड़े, मैं उन सबकी शिरकत चाहता हूं। लगे कि आज आप एक बदलाव की बयार लेकर के यहाँ खड़े हैं। आपका जोश मुझे बताए कि मैं पहली बार भुसावल आया हूं तो भुसावल ने पलकों में बिठा कर सुना है। मैं पढ़ता हूं साहब कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। अच्छा, अजीब प्रधानमंत्री मिला देश को। उन्होंने चाय बेची जिसे आज तक कभी किसी ने पिया ही नहीं। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया लेकिन आज तक न तो डिग्री है न एक भी उनके साथ का पढ़ा हुआ आदमी ये गवाही देने को तैयार है कि मैंने साथ। हालत यह है कि माइक पर खड़े होकर अशोक साहब ऐसा झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि मैंने अपने रिज्यूम में 35 एयरपोर्ट बनाए, हालांकि उद्घाटन सिर्फ एक का किया। वो आदमी जो नाली तक का उद्घाटन करने के लिए तैयार हो, 34 एयरपोर्ट कहां बना उसका उद्घाटन ही नहीं किया। एक विद्वान आदमी ने मुझसे एक दिन कहा कि इमरान साहब सच में उन्होंने 35 एयरपोर्ट ही बनाए होंगे।
मैंने कहा कैसे? बोले उन्होंने ये सोचा होगा कि जहां जहां जिस जिस सभा में उनका हेलीकॉप्टर उतरा उसे एयरपोर्ट मान लिया जाए। इस सोच के साथ जो आदमी इस देश को गुमराह कर रहा हो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। अगला मिसरा सच लगे तो एक एक हाथ उठे पीछे तक। चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो। भुसावल वालों, महाराष्ट्र वालों, वो अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जाकर के लाइव कैमरे के सामने अपनी मां को याद करके रोते हैं। वो अपने पुराने दोस्त नवाज शरीफ से मिलने बिना बताए पाकिस्तान उतरते हैं तो नवाज शरीफ की मां के पैर छू करके हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रखते हैं। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि वो जहां रहते हैं वहीं से 4-5 किलोमीटर के दायरे में पिछले 2 साल से एक मां अपने बेटे को तलाशती हुई रो रही है, लेकिन उसके आंसू उन्हें नजर नहीं आते। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं साहब कि चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर। एक शायर बोल रहा है नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा सुनिए। वो कहता है कि मोदी सरकार को 50 साल में उखाड़ नहीं सकता। ये जो गुरूर, ये जो अहंकार है, उन्हें समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान की जनता है, ये बिठाती है तो पलकों में बिठा लेती है, लेकिन जब मिलाती है तो खाक में मिला देती है। मुझे बहुत छोटी सी बात याद आती है कि एक बार बादशाह सिकंदर यूनान फतेह करने के बाद यूनान की गलियों में अपनी जीत का जश्न मनाते हुए टहल रहा था। उसने देखा कि एक फकीर आदमी बेखबर सो रहा है, कोई परवाह ही नहीं, जैसे आजकल इस देश की जनता सो रही है, परवाह ही नहीं उसे कुछ। सिकंदर को गुस्सा आया, उसने लात मार करके उसे जगा के कहा कि बादशाह ने, सिकंदर ने शहर को फतेह कर लिया और तू सो रहा है बेखबर। उस आदमी को गुस्सा आया, उसने सिकंदर की तरफ देख करके कहा शहर फतेह करना बादशाह का काम है और लात मारना गधे का काम है। क्या दुनिया में इंसानों की कमी हो गई है जो खुदा ने बादशाहत एक गधे को सौंप दी है? आने वाले दिनों में जब ईवीएम का बटन दबा रहे हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि बादशाहत किसी गधे को मत सौंप दीजिएगा, वरना 5 साल लात खानी पड़ेगी। मैं इसे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। मैं शायर हूं, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर यहां चंद लोगों के बुलावे पर यहां खड़ा हूं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक ऐसे दौर में कि जब गूंगे लोगों तक की जबान काटने की कोशिशें की जा रही हैं, तो हम जैसे बोलने वालों के साथ क्या सुलूक किया जा रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ माइक पर अपनी नज़में पढ़ करके और लिफाफा लेकर के घर जाने वाली जिम्मेदारी से आगे बढ़ के अगर आपको बेदार करने की कोशिशों में हजारों हजार किलोमीटर का सफर करके आपके बीच आ रहा हूं, तो मेरे इस खड़े होने का मतलब समझिएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं कि कुछ दिन में चलने ना लग जाए सरकार किराए पर,
कुछ दिन में चलने ना लग जाए सरकार किराए पर। जीएसटी ने लगा दिया सब कारोबार किराए पर। जीएसटी ने लगा दिया सब कारोबार किराए पर। नालायक से पुरखों की जागीरें तक ना संभल रही। अब पहुंचना है तो नालायक से पुरखों तक की जागीरें ना संभल रही। लाल किला भी उठा दिया है देखो यार किराए पर। लाल किला भी उठा दिया है देखो यार किराए पर। सरकार कहती है कि इस इमारत की देखरेख के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम इसे एक ग्रुप को, एक कॉर्पोरेट ग्रुप को 25 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए दे रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं। मैं तो उनसे कहता हूं कि अगर आपके पास हिंदुस्तान की तमाम इमारतों के रखरखाव के लिए पैसे नहीं है और वो भी महज 25 करोड़, तो इस देश की 125 करोड़ आवाम से एक एक रुपया भीख मांगिए, 125 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। 25 करोड़ तो बहुत छोटी रकम है। मैं पढ़ता हूं साहब, मैं शायर हूं, अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए अगर यहां खड़ा हूं। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे बनते हैं, बगावत कौन करता है। मैं बगावत करते हुए आपके बीच खड़ा हूं भुसावल वालों, आपको 2 चीजें समझनी पड़ेंगी। इस मुल्क में बहुत प्लान करके, बहुत साजिश करके इस तरह से पिछले 4 साल में बांटने की साजिशें की गई हैं कि 2 लाइन खींच दी जाए। एक तरफ 15% लोगों को खड़ा कर दिया जाए और एक तरफ से 85% लोगों को खड़ा कर दिया जाए और सियासी दुकानदारी चलती रहे। मैं उस साजिश के खिलाफ हूं। मैं इस मुल्क के खूबसूरत ताने बाने के साथ हूं। मैं इलाहाबाद जैसे शहर में रहता हूं जहां गंगा और जमुना जैसी 2 नदियों का संगम होता है। मैं उस शहर से आपके बीच आता हूं। मैं बहुत छोटा था, जब मुझे सड़क पार करनी होती थी तो मेरी उंगली पकड़ करके सीताराम चाचा मुझे सड़क पार करवाया करते थे। लेकिन आज इस तरह के मंजर हिंदुस्तान में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि साजिशें करने वालों ने किस तरह की साजिशें की कि हिंदुस्तान को कहां ला करके छोड़ दिया। लेकिन मैं उन ताकतों से यह भी कहना चाहता हूं, अमित शाह कहते हैं कि 50 साल तक मोदी को कोई हिला नहीं सकता। किसी शायर ने कहा कि गमों की आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है, गमों की धूप में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। यह दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन अगर आपके शब्दों को मैंने अपने शब्दों में जगह दी हो तो उठे के खात आपका गुस्सा तालियों में बदले कि गमों की आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। ये वो ताकतें हैं जिन्होंने ये सोच लिया है कि वो जो चाहेंगे वो होगा, वो जो तय करेंगे वो आपको खाना पड़ेगा, वो जो तय करेंगे वो आपको पहनना पड़ेगा, वो जो तय करेंगे वो आपको बोलना पड़ेगा। और हद तो ये है कि उन्होंने 4-6 जमूरे छोड़ रखे हैं जो आजकल तय कर रहे हैं कि आपको कितना करना है। वो बताएंगे कि इतने बच्चे पैदा करो, ये करो, वो करो, ऐसे ऐसे जमूरे छोड़ रखे हैं। ये कभी नहीं होता था मेरे मुल्क में। ये गांधी के सपनों का भारत है। ये वो भारत है जिसे मौलाना आजाद से लेकर के पंडित नेहरू से लेकर के उस वक्त के जो बड़े लोग थे उन्होंने अपने ख्वाबों में जो खाका बनाया था, उस खाके में अपने खून से उस कैनवस में इसका रंग भरा था। आज वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बना रहे हैं और लोग चुप हैं। ऐसे दौर में खड़ा होकर के मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि नफरत वाली राय बनाना सिखा रहे हैं मोदी जी। दूसरे सुनिएगा साहब, कैसी कैसी बातें खड़े होकर के वो माइक पे भाषणों में करते हैं कि नफरत वाली राय बनाना सिखा रहे हैं मोदी जी, जुमलों का अध्याय बनाना
सिखा रहे हैं मोदी जी। रोजगार के नाम पे सबके हाथ पकौड़ा पकड़ा कर, रोजगार के नाम पे सबके हाथ पकौड़ा पकड़ा कर, गटर गैस से चाय बनाना सिखा रहे हैं मोदी जी। गटर गैस से चाय बनाना सिखा रहे हैं मोदी जी। अच्छा, जो पूरी हुकूमत आई, इसके पीछे जो पूरा ताना बाना बुना गया, एक बाबा छोड़े गए। एक बाबा है जो दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करते हैं, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही करता है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप जान रहे हैं कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। काला धन ले आ रहे थे, 35 रुपए लीटर जो है वो डीजल और पेट्रोल बिकवा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सरकार बन जाएगी तो किसी को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पता नहीं क्या 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 करवा रहे थे। लेकिन आज जब टीवी चैनलों पर उनसे पूछा जाता है कि आप जो काला धन ला रहे थे वो कहां गया, तो जो एक आंख फड़कती थी दूसरी भी फड़कने लगती है, वो जवाब नहीं देते। मैंने तो बस 4 मिसरे पढ़े उनके लिए। उन्होंने पिछले दिनों हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं, वो हरियाणा गवर्नमेंट के पीस एम्बेसडर होते हुए उन्होंने कहा कि कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना जो जय नहीं बोलते मैं तो उनकी गर्दनें कटवा देता। तो मैंने 4 मिसरे पढ़े और आपसे दुआएं मांगता हूं। मैंने एक सवाल पूछा बड़ा मजे का, कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। उधर जो पीछे लोग खड़े हैं वो बिल्कुल चुप है, उसी तरह जैसे आजकल अडवाणी जी संसद में चुप रहते हैं। थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा आप लोग भी जुबान खोले, अपना हाथ खोले। मैं पढ़ता हूँ, बड़ी मेहनतों से सजाई है जन संघर्ष यात्रा। कितने संघर्ष के बाद आज ये शाम आई है, तो मैं चाह रहा हूं कि इसे बहुत यादगार बनाया जाए, इसे तारीखी बनाया जाए। ये जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दनें मत काटिए, बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, दोबारा पढ़ना। हाँ हाँ, वो सब सुनाऊंगा, धीरे धीरे आप तक आ रहा हूं। मैं पढ़ देता हूँ, हाँ, वो चौकीदार भी सुनाता हूँ, सब सुनाऊंगा। देखिए, इधर जो आगे लोग बैठे हैं वो बड़े जिंदा दिली से बैठे हैं, उधर जो पीछे जमीन पर बैठे हुए लोग हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कह दूं, आप ये मत समझिएगा कि आप जमीन पर बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारियां कम हो गई। इस दौर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपको सलाम करता हूं। अगर आप इस देश की हुकूमत बदलेंगे तो सिर्फ आप ही बदल सकते हैं, वरना कोई नहीं बदल सकता। इस जमीन पर जो लोग हैं वही इस देश की हुकूमत बदल सकते हैं। और आपको समझना पड़ेगा कि कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। ये महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली में बैठे हुए लोग टीवी चैनलों पर बैठ कर जब कहते हैं कि हम बदलने आए हैं, हम महंगाई खत्म करेंगे, हम गरीबी खत्म करेंगे, तो मेरा मन करता है कि मैं उनसे चीख कर कहूं कि गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं। जो खुद दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है। गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे? गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे? जो चैनलों पे बैठ के जो भाषण देने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं। और यहाँ जो अगली सफों में बैठे हुए लोग हैं, इस महाराष्ट्र हुकूमत में रह चुके लोग और महाराष्ट्र में आने वाली हुकूमत में रहने वाले लोग जो यहाँ बैठे हैं, मैं उन सबसे भी एक बात कहना चाहता हूं कि यकीनन आपकी पार्टी में कहीं ना कहीं ये लिहाज रहा है हमेशा से कि आपने आम आदमी के दर्द को अपने दिलों में जगह दी है, वो पंडित नेहरू से लेकर के अब तक। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चूक तो हुई थी।
उसी चूक की वजह से हुकूमत बदली, ये भी एक सच्चाई है, उसे कबूल भी करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आप विश्वास जीतने की फिर से कोशिश कर रहे हैं, और वो भी अशोक चौहान साहब जिस तरह से निकल रहे हैं, रूरल एरियाज में जा रहे हैं अपनी पूरी टीम लेकर के, अपने साथियों को लेकर के, मुझे लगता है कि एक बार फिर से विश्वास तो बहाल हो रहा है। मैं 4 दूसरे पढ़ता हूं और इस बार उधर जो लोग बैठे हैं उनकी शिरकत मांगता हूं साहब। कि झूठ का कारोबार नहीं चलने देंगे, ये शब्द मेरे हैं, बोल मैं रहा हूं, धड़कने आपकी कह रही हैं, मैं उसी को शब्द दे रहा हूं। आज से ये बात बोलना शुरू करिए कि झूठ का कारोबार नहीं चलने देंगे, तेरा अत्याचार नहीं चलने देंगे, जो किसान के सीने पर गोली मारे, हम ऐसी सरकार नहीं चलने देंगे, हम ऐसी सरकार नहीं चलने देंगे। एक बहुत जरूरी बात जो मैं आपसे बांटना चाहता हूं, जो मैं आपसे खास तौर से यहां कहने के लिए आया हूं, महाराष्ट्र वालों, भुसावल वालों और उसके एतराफ के तमाम लोगों, यहाँ औरंगाबाद से लोग बैठे हैं, नांदेड़ से लोग बैठे हैं, अलग अलग खित्ते से आए हुए लोग बैठे हैं। मैं जिस सूबे से आता हूं, पिछले दिनों, पिछले साल जब वहां हुकूमत बदली तो आपको जान के हैरत होगी कि आपकी नुमाइंदगी करने वाले जो एमएलए थे उसमें से 22, 2000, 2500, 1500, 1600, हत्ता के 400, 500 तक वोट से चुनाव हार गए। और जब हम सारे लोगों ने बात पे उसमें एनालिसिस किया, रिसर्च किया, तो पता चला कि चंद ऐसे लोग भी आए थे ठेकेदार बन करके हमारे आपके वोटों के, जिन्होंने 2000 काट लिया, 3000 काट लिया, 1500 काट लिया। जितने वोट काटे उन्होंने लगभग उतने ही वोट से हमारी नुमाइंदगी कम कर दी। आपको कहीं ना कहीं एक बात सोचनी पड़ेगी, यहाँ तमाम मजहबों के लोग बैठे हैं, अलग अलग मजहबों के लोग बैठे हैं, और भीड़ में बड़ी तादाद में मुझे सुनने वाला मुसलमानों का एक ऐसा युवा तबका खड़ा है, नौजवान तबका खड़ा है, जो मुझे सुनता है, मुझे प्यार करता है, मेरी नज़रों के साथ सफर करता है। तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, अलग अलग मजहबों के लोग बैठे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कहता हूं, आप इस देश के टीवी चैनलों को सुपारी दी गई है आपके नाम की, बहुत जिम्मेदारी से सुनना मेरी बात को। इस देश के टीवी चैनलों को सुपारी दी गई है आपके नाम की, और इस मुल्क के खूबसूरत ताने बाने को काटने के लिए, उस डोर को काटने के लिए सरौता लेकर के कुछ लोग उस टीवी चैनल पे बिठाए जाते हैं। ये जज्बा है। अशोक चौहान साहब, आप खुशनसीब हैं कि आपके पास ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ऐसी नफरत वाली ताकतों का पान जो है वो चटनी बना के खाने की हैसियत रखते हैं। सलाम है आपको। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, खास तौर से जो मेरे मुस्लिम भाई खड़े हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूं, आप इस मुगालते में बिल्कुल मत रहिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। सुनिएगा बहुत संजीदगी से मेरी बात को। आप इस गफलत में बिल्कुल मत रहिएगा कि आपके लिए सिर्फ मुसलमान आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि जेएनयू में गायब हुए बच्चे नजीब की तलाश के लिए वसंत कुंज थाने के बाहर जिन लड़कों ने सबसे ज्यादा लाठियां खाई हैं, उनका नाम कन्हैया कुमार, मोहित पांडे, रविरंजन, रवि प्रकाश और चेतना है। आपको समझना पड़ेगा, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि रात के 2:30 बजे इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के जो वकील खड़े थे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था, सारे के सारे हिंदू भाई थे। पहचानिए ऐसे लोगों को, मजबूत करिए ऐसे लोगों को, सैल्यूट करिए ऐसे लोगों को। मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं, सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने जान कुर्बान कर दी इस मुल्क के कौमी एकजुटता और ताने बाने को बचाने के लिए। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मसले में सच में अदालत तक ले जाने का जो काम करता है, उस शख्सियत का नाम तीस्ता सीतलवाड़ है, और वो मुसलमान नहीं। आप ये तो चाहते हैं कि आपको रवीश कुमार मिले, आप ये तो चाहते हैं कि विशाल शर्मा आपकी लड़ाई लड़ते हुए अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे, आप ये तो चाहते हैं जब पुण्य प्रसून वाजपेयी माइक पर खड़ा होकर के टीवी चैनलों के स्टूडियो में आपकी आवाज बने तो उसकी नौकरी छिन जाती है, छिन गई।
आप ये तो चाहते हैं कि कोई संजीव भट्ट अपनी आईपीएस की नौकरी ठोकर इसलिए मार दे कि वे कह दे कि गुजरात दंगों का जो सच है वो बोलूंगा, नौकरी रहे या चली जाए, और नौकरी चली जाती है और पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से जेल में पड़ा हुआ। आप ये तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साथियों जिम्मेदारी आपकी भी है। चंद ठेकेदार आएंगे, वो कहेंगे कि मुसलमानों आपके कंधों पे सेकुलरिज्म का बोझ तो पता नहीं कब से है, कब तक ढोओगे। इसे अच्छा समझो या बुरा समझो, जो भी समझो, हिकमत समझो, हम जिनके मानने वाले हैं उन्होंने, हमारे आका ने हिकमत अमली का जो मुजाहरा दुनिया के सामने रखा है, जो तस्वीर रखी है कि बाकायदा ताकत में होते हुए भी आपने सुलह हुदैबिया करी थी। यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप जानते होंगे कि आप चाहते तो मक्का में जो लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, आप एक इशारा करते तो फरिश्ते अलग अलग तरह से उनका न जाने क्या कर देते, लेकिन आपने मक्के से मदीने हिजरत करी और अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को सुला के गए ताकि दुश्मनों को भरम हो कि आप सोए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस दौर में आपको ये बात समझनी पड़ेगी। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं, थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आपको सुना रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं बहुत दिन से इस इंतजार में था कि भुसावल और उसके आसपास का जो खित्ता है वो कभी मुलाकात का मौका दे। कई बार ऐसा हुआ कि लोग बुलाते रहे और मैं आ नहीं सका, और इस बार जब उल्लास पाटिल साहब ने मुझे दावत भेजी तो मुझे लगा कि यह सबसे अच्छा मौका है। मैं पिछले 4-5 दिन से मुसलसल सफर पर हूँ, बुखार से परेशान था। बुखार को आजकल मुझ पर उसी तरह प्यार आया हुआ है जिस तरह मोदी जी को इस देश पर आया हुआ है। तो बड़ा परेशान था बुखार की वजह से, लेकिन हाजिर हो गया हूँ। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। आजकल एक अभियान चलाया अशोक जी उन्होंने, स्वच्छ भारत अभियान। कचरा इकट्ठा किया जाता है, हरी हरी पत्तियां इकट्ठी की जाती हैं, फिर कैमरे बुलवाए जाते हैं, फिर झाड़ू लगाई जाती है और ये कहा जाता है स्वच्छ भारत अभियान। मैंने 4 मिसरे पढ़े, अगर आपकी धड़कनों की तर्जुमानी हो गई हो तो सुन के बताना भुसावल वालों। मैंने सिर्फ 4 मिसरे पढ़े कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, पहुंचाना दिल्ली तक जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। एक बिल्कुल नई सी नज़्म सुनाता हूँ जो कुछ वक्त बचा हुआ है उसका सदुपयोग करते हुए। एक बड़ी मजे की नज़्म आपको सुनाता हूँ। आज दिन की उम्र, हाँ नजीब वाली आखिर को सुना दूंगा। जी 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 हाँ हरे देश के चौकीदार, हरे देश के चौकीदार। इतनी कमजोर तालियों में नहीं पढ़ा जाएगा, लगे सुनने। यहाँ से जो उठती है आवाज वो पूरे देश तक गूंजती है। आप अपने आप को पहचानो। मैं ये जो नई नस्लों के चेहरों पर मायूसी देख रहा हूं, इन्हें बताऊं कि मायूसी कुफ्र है, मायूस होने से काम नहीं चलेगा। वक्त की नब्ज पकड़ो, वक्त की आंख से आंख मिलाओ, क्योंकि जो वक्त नहीं पहचानते वक्त उन्हें बर्बाद कर देता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था वो वक्त नहीं पहचान सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। आपको समझना पड़ेगा इस बात को। मेरी नई नस्लों, हरे देश के चौकीदार, हरे देश के चौकीदार। भाइयों बहनों, आप प्रधानमंत्री नहीं चुन रहे हैं, आप चौकीदार चुन रहे हैं। मेरे हाथ में इस देश की तिजोरी की चाबी दे दीजिए, मैं देखिए कैसे चौकीदारी करता हूं। मैं उन्हीं के नाम ये नज़्म पढ़ रहा हूं।
कि बाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। बाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार, के देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है। मैं तो आजकल एक मुहिम से लगा हुआ हूं नसीम भाई, मैं किसी भी ढाबे पे किसी बच्चे को चाय सर्व करते हुए देखता हूं तो मैं उसे अपने पास बुलाता हूं और उससे कहता हूं भैया पैसे ले, तो स्कूल चला जा, मैं नहीं चाहता कि तू आगे चल करके इस देश का भविष्य खराब करे। तो देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है। अच्छा, कितनी साजिश के साथ नई नस्लों के हाथ में सोशल मीडिया का ऐसा शिगुफा थमा दिया कि नई नस्ल ऐसी उलझी, सुबह शाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ऐसा कचरा परोसा जाता है झूठ का, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का। ये पूरी नस्ल है जो उसमें गुमराह है। और पिछले दिनों एक बेटे ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आपको पता है मेरी फेसबुक पर 15 फेक आईडी है। तो बाप ने कहा अरे 15 फेक आईडी का क्या करते हो? तो बोला मैं मोदी जी का बहुत भक्त हूं, जो भी मोदी जी के बारे में कहीं कुछ इधर उधर लिखता है मैं अलग अलग फेक आईडी से उसे गाली देता हूं। तो बाप ने कहा ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो उसने कहा वो जो आप कोमल भाभी नाम की एक आईडी से चैट करते हैं दरअसल वो मैं ही हूं। ये हालत है, ये करके रख दिया है सोशल मीडिया के जरिए। और सोशल मीडिया भी ऐसा है, एक पड़ोसन जो है वो अपने सहेली से भड़की हुई तो बोली सोशल मीडिया ने व्हाट्सएप ने मेरा जीना दूभर कर दिया। बोली क्या हुआ? बोली मेरे बच्चे को स्कूल नहीं जाने दे रहा है ये व्हाट्सएप। बोली ऐसा कैसे? बोले कुछ नहीं, 15 दिन पहले स्कूल जा रहा था तो स्कूल पहुंचने में उसको देर हुई तो मेरे पति घबरा गए, तो उन्होंने उसकी फोटो जो एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज के कहा कि ये बच्चा गायब है, जिसे मिल जाए उसे घर पहुंचा दे। अगले 15 दिन के बाद जब भी वो स्कूल से निकलता है किसी न किसी को मिल जाता है और वो ला करके उसे घर छोड़ देते हैं, 15 दिन से स्कूल ही नहीं जा पा रहा है। तो ये माहौल बना करके इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला करके सोशल मीडिया के जरिए जहनों में कचरा भरा है कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा। मैं जब महाराष्ट्र में खड़ा हूं वहां एक साल में 3539 किसानों ने पिछले साल खुदकुशी करी थी साहब। मैं ऐसी सरजमीन पे खड़ा हूं। किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा। जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है, राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं अजब दोगलापन है। जो ये बातें कह दे वो हो जाएगा गद्दार। बाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार। एक के बदले 10 सर लेकर के आऊंगा, क्या नारा दिया था साहब। लेकिन मैं वहां खड़ा हूं कि बस एक मिसरे में उनके तमाम नारे की, उनके तमाम दावे की पोल खोलते हुए ये एक मिसरा पढ़ता हूं, भुसावल मुझे सुन के बता देगा। बाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार। और इन पंक्तियों पे इधर वालों की ज्यादा दाद मांगता हूं। बाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार। तुमसे ज्यादा असरदार था, तुमसे ज्यादा असरदार था वो पिछला सरदार। बाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार। मेरा ख्याल है कि 11, 12, 13 मिनट बचे हैं जी। हाँ आइए
5 दिन की हुकूमत सर 5 दिन की हुकूमत 5 दिन की हुकूमत। मैं 2 नज़में 11-12 मिनट बच्चे हैं, मैं 2 नज़में सुनाना चाह रहा हूँ। मेरी खुद की ख्वाहिश है कि मैं 2 नज़में आपको सुना दूं। हाँ, पहले 2 नज़में सुना देता हूँ। देश के तमाम बच्चों की तरफ से, देश के तमाम बेटों की तरफ से मैं वही नज़्म आपको सुनाने चला हूँ जिसकी आप फरमाइश करें। सुना था कि बेहद सुनहरी है समंदर सी खामोश गहरी है। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।